Welcome to Mustafa Students Official to learn here everyday science together। और आज हमारा पहला टॉपिक यही है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज के बारे में आज हम एक मज़ेदार बात सीखेंगे जो कि चंद लोगों को पता होती है। लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कभी कभार इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा बहुत मुश्किल भी पड़ जाता है। आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या है और हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, और अगर हम सीखते हैं तो वह कैसे सीखती जा सके। सो हमारा पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज बता दे खुद है क्या। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक वे है। सिस्टमेटिक मीन तरतीब। कोई भी चीज़ जब एक ही रिदम में चले, एक ही पाथवे में चले, उसको हम सिस्टमेटिक वे कहते हैं। इसी ही तरीके से लैंग्वेज भी एक सिस्टमेटिक वे है कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चंद ही लाइन्स में इसको डिस्क्राइब किया है 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप इसको और मज़ीद तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड लाइन इज़ लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड टूल टू कम्युनिकेट sharing ideas, needs and feelings with one another और each other। इसका मतलब ये हुआ, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि सिस्टमेटिक वे। ऑर्गेनाइज टूल का भी यही मतलब होता है। लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे मीन्स कोई भी चीज़ जो एक ऑर्गेनाइज्ड हो, एक सिस्टम से चले। टूल का मतलब एक ज़रिया ही होता है। लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड टूल टू कम्युनिकेट, किसी से बातचीत करने का। शेयरिंग आइडियाज़, कोई भी आपका जो आइडिया होता है वो अगर किसी से शेयर करते हैं तब भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कोई हमारी नीड होती है, कोई भी ज़रूरत होती है, जैसे कि भाई पानी तो पिला, यार मुझे फ़लाँ चीज़ की नीड है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? वर्ड्स यूज़ किए। वर्ड्स से एक जुमला यूज़ किया। अब जुमले कहाँ से आए? किसी लैंग्वेज से आए। तो मीन्स हर बात में आप कभी कभी अपनी फीलिंग्स भी किसी से शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हैं, सो एंड सो। एट द थर्ड पॉइंट इज द लैंग्वेज इज द मीडियम और अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ज़रिया होता है कम्युनिकेट का। अब आप सारी बात समझ गए कि लैंग्वेज होती क्या है। सिंपली लैंग्वेज यही होती है, कोई ज़रिया होता है, कोई मीडियम होता है जिसके ज़रिए हम किसी और से कम्युनिकेट करते हैं। अब हमको लैंग्वेज का तो पता चल गया। अब हम सीखेंगे कि हम लैंग्वेज इंग्लिश तकरीबन क्यों सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के कुछ रीज़न्स मैंने लिखे हैं, लेकिन रीज़न्स बहुत सारे हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ टू बिकम फ्लुएंट स्पीक। जब हम इंग्लिश सीखते हैं और हम जब स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पीकिंग जो होती है वो फ्लुएंट हो जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है। इवन विथ नेटिव स्पीकर्स इतनी फ्लुएंट हो जाती है, इतनी फ्लुएंट हो जाती है कि हम फिर नेटिव स्पीकर से भी बात कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो कि इंग्लिश के माहिर होते हैं, मीन्स कि जिसकी मदर टंग ही इंग्लिश होती है। इतने हम काबिल हो जाते हैं फिर कि हम नेटिव स्पीकर से भी बातचीत कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है इंग्लिश सीखने का, टू रीड मैक्सिमम बुक्स। अब देखें कि तकरीबन बुक्स जो होते हैं, खुसूसन लिटरेचर के या जो साइंटिफिक बुक्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होते हमारी मदर टंग में, तो वो हम इजीली इंग्लिश लैंग्वेज से सीखने से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। और थर्ड रीज़न जो मैंने लिखा है वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द साइंस।
साइंस को समझने के लिए भी हमको इंग्लिश की नीड पड़ती है। कैसे पड़ती है? हमें इसलिए पड़ती है कि हमारे जो भी बुक्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो तकरीबन इंग्लिश में लिखे होते हैं। हमारे बुक्स में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में लिखे होते हैं। कोई भी लॉ वगैरह होता है सिंपली हिंदी में लिखा तो होता है, लेकिन उसके टर्म्स वगैरह होते हैं वो तकरीबन अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जैसे कि ग्रीक, लैटिन। तो उसको समझने के लिए भी हमें इंग्लिश की कभी कभार नीड ज़रूर पड़ती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम साइंस सीखते क्यों हैं। टू अंडरस्टैंड द साइंस, साइंस को समझने के लिए हमें इंग्लिश की नीड पड़ती है। टू कंस्ट्रक्टेड और डेवलप और इन्वेंट समथिंग न्यू। जाहिर सी बात है, जब हम साइंस को समझने लगेंगे और इंग्लिश को भी हमको पता होगा कि इंग्लिश क्या है वो, और इंग्लिश का पता होगा बिल्कुल, और हमें इंग्लिश आती होगी, तो यकीनन हम कोई भी न्यू चीज़ जो होगी वो इन्वेंट आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो कभी कोई अपना ला दें फॉर सपोज, तो उसकी हमें थ्योरी भी देनी पड़ती है। अब थ्योरी हम कैसे देंगे? जाहिर सी बात, उसके भी हमें इंग्लिश की नीड पड़ेगी। अब इसमें इंग्लिश की नीड क्यों पड़ेगी? इसमें इंग्लिश की नीड इसलिए पड़ेगी, एक तो यह बात कि हर किसी की ज़बान आपकी मदर टंग जैसी थोड़ी होगी। जैसे कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अब कभी सिंधी बोलता हूँ, तो हमें सिंधी का पता है, उर्दू का पता है। तो जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश के होते हैं, उसको बंगाली पता होगा। अरबुस्तान के होते हैं, उसको अरबी पता होगी। अब जो साइंसदान हैं, अगर मैं किसी भी किस्म की थ्योरी पेश कर रहा हूँ, तो हमें इंग्लिश में इसलिए पेश करनी होगी क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि हर किसी को इंग्लिश आनी चाहिए। और तकरीबन लोग इंग्लिश ही जानते हैं। जिसकी अपनी मदर टंग होती है, कोई भी हो, उसको भी इंग्लिश ज़रूर सीखनी पड़ती है, ताकि हम डिफरेंट तरीक़ों से और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर सकें। ये जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि टू फेस एकेडमिक इश्यूज़ को फेस करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अब एकेडमिक इश्यूज़ कौन से होते हैं? एकेडमिक इश्यूज़ से मुराद जो कि हम स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब हम एकेडमीज़ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे रिलेटेड जो भी एजुकेशन के मसाइल होते हैं वो एकेडमिक इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे जो बुक्स होते हैं वो कभी कभी इंग्लिश में लिखे होते हैं, जैसे कि साइंस के बुक है, साइंस किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में मिलते हैं। मैथमेटिक्स है, वो भी इंग्लिश में मिल रही है हमें। इस्लामियात है, वो भी इंग्लिश में मिल रही है। अच्छा, एक ये भी एकेडमिक इश्यूज़ में आता है कि हमें जो इंग्लिश में बुक्स हैं उसको रीड करना भी है, उसको परफॉर्म भी करना है क्लास में। ये भी हमारा एकेडमिक इशू हो गया। अब दूसरी बात हमें प्रेजेंटेशंस मिल रही हैं, हमें कोई भी असाइनमेंट मिल रही है जो कि टीचर की रिक्वायर्ड है कि हमें इंग्लिश में परफॉर्म करनी है। ये भी हमारा एकेडमिक इश्यूज़ में आ जाता है। तो जब हमें इंग्लिश की पता ही नहीं होता, हमें इंग्लिश आएगी ही नहीं, तो हम एकेडमिक इश्यूज़ को कैसे सोल्व करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे? इसीलिए हमको इंग्लिश की एकेडमिक लेवल में भी नीड पड़ती है। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और अब आप इंग्लिश सीखने में बिल्कुल इंस्पायर हो चुके होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ आज के लेक्चर में, जो है वो ये है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं? उसमें जो पहली पॉइंट है वो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट है टू एक्सपर्ट और मास्टर इन मदर टंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी मदर टंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो आपको आसानी से जब वो आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो वो लैंग्वेज आपको आसानी लगती है सीखने में। कैसे? जाहिर सी बात है, जब आपको अपनी ही लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप दूसरी लैंग्वेज आसानी से नहीं सीख सकते। अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है, सिंधी है, तो पहले आपको उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि आप दूसरी लैंग्वेज समझ सकें, उसको सीख सकें। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट ये हुई कि टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ अदर्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप दूसरों से कम्युनिकेट करें इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके वालिदैन हो गए, या कहीं भी अपने फ्रेंड्स हैं,
अपने क्लास में बैठें या कहीं भी एक्टिविटी करें, कोई कुछ किसी से भी कुछ मांगें तो वो कोशिश करें इंग्लिश में मांगें। इस तरह से आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होने जाएगी। अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट होती है कि जब आप इंग्लिश अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आप एक मिरर के पास जाएं, अपना फेस मिरर के पास रखें और वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग करते रहें। इस तरह से भी आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी से अच्छी हो जाएगी। जो थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके सिवा हमारी इंग्लिश तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। लैंग्वेज हम स्पीक तो कर सकते हैं, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल या रिटन फॉर्म में अगर लिखी जा सके तो वो आप विदाउट ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में भी नहीं एक्सपर्ट हो सकते। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट ये हुई कि टू लर्न ग्रामर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। लास्ट वन इज़ टू रीड बुक्स नॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जब आप इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि नावल्स होते हैं, नावल्स में क्या होता है कि एक कहानी लिखी होती है फॉर सपोज। ठीक है, नावल्स इसलिए क्योंकि नावल्स में कोई ना कोई स्टोरी होती है ना, तो जैसे आप एक पेज पढ़ेंगे, दूसरा पेज पढ़ेंगे, तीसरा पेज पढ़ेंगे तो आप बोरिंग फील नहीं करेंगे। आपका यही दिल कहेगा कि मैं और भी पेजेस पढूं, और भी पेजेस पढूं। आस्ते आस्ते आपको ये दिल कहेगा कि मुझे ये तो बुक पूरा पढ़ना है। इसीलिए अगर आप ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ेंगे जो कि टाइटल्ड हो, नॉवेल्स हो, तो उसको पढ़ने से आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर से बेहतर होने जाएगी। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। पहला टॉपिक ये था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। सिंपली था कि लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट का कोई ज़रिया है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी पड़ती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम एकेडमिक इश्यूज़ को भी इसी तरह से फेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए। और तीसरी बात है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें यही पॉइंट थी कि आप उसकी ग्रामर सीखें और मुख्तलिफ बुक्स वगैरह पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें तो आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अब जो अगला हमारा लेक्चर होगा, अगला क्लास होगा, वो भी इंग्लिश का ही होगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होगा आपके लिए। एक्टिव एक्टिव रहिए और लगे रहिए और इंतज़ार करिए कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा होने जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा फुल हिस्टोरिकल होगा। उसमें हम लैंग्वेज के ही बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज के काइंड्स पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन वगैरह क्या है, सारी डिटेल्ड फाइनल लेक्चर होगा वही लैंग्वेज का होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।